In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praises and thanks are due to Allah. Blessings and peace be upon His messenger. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your physics teacher, Umma Manzoor. I'm going to deliver an MDCAT lecture number 2. Students, this lecture is related to the unit electrostatics और उसकी आज हम सेकेंड डिवीजन को डिस्कस करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले देख लेते हैं आज के लेक्चर के हमारे लर्निंग आउटकम्स या कंटेंट्स क्या होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कैपेसिटर, जिसका दूसरा नाम कंडेंसर भी लिया जाता है. सेकेंडली स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. थर्डली हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इन डिटेल, इसको डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो होंगे उनको डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ द कैपेसिटर्स और इसको हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली बिकॉज ये एनएमडीकैट की आउटलाइंस में शामिल नहीं है, लेकिन फॉर द सेफ साइड हम इसको डिस्कस करेंगे बड़ा सरसरी सा. नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स टॉपिक होगा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे और रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. लास्ट पे देखेंगे आज के लेक्चर में हमारे पास चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है वो कैपेसिटर की वो कैसे होती है. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज कैपेसिटर या कंडेंसर. कैपेसिटर या कंडेंसर क्या होता है? एक सिंपल सी अगर इसकी डेफिनेशन की जाए तो कैपेसिटर क्या है? एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है. हर वो डिवाइस जो है उसको कैपेसिटर या कंडेंसर बोला जाएगा जो चार्ज को स्टोर कर सकता है. इसको और इसकी रिफाइंड एक डेफिनेशन स्टूडेंट्स कर लेते हैं. कैपेसिटर हमारे पास क्या है? टू टर्मिनल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है. पहला इसमें इस डेफिनेशन में एक एमसीक्यू हमें मिल गया. कैपेसिटर जो है वो कितने कंपोनेंट्स वाला, कितने टर्मिनल्स वाला कंपोनेंट है? टू टर्मिनल कंपोनेंट है. और किस लिए यूज होता है? इट इज यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. दूसरा एमसीक्यू हमें इस डेफिनेशन में से मिल गया. क्या है वो एमसीक्यू? कैपेसिटर जो है वो कौन सी एनर्जी को स्टोर करेगा अपने अंदर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. और अगला एमसीक्यू स्टूडेंट्स इसी डेफिनेशन में से, इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करेगा वो किस चीज में एनर्जी स्टोर करेगा? वो स्टोर करेगा इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. और लास्टली हम इसी डेफिनेशन में एक और पॉइंट जो है वो डिड्यूस कर सकते हैं. कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करेगा, लेकिन किस की वजह से स्टोर करेगा? बिकॉज ऑफ द चार्ज स्टोरेज. जब कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज स्टोर होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पे हमारे पास 3 से 4 एमसीक्यूज फिर बन गए इस डेफिनेशन में से. पहला एमसीक्यू कैपेसिटर जो है वो टू टर्मिनल कंपोनेंट है. दूसरा एमसीक्यू हमारे पास जो है वो क्या है? कैपेसिटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है. तीसरा एमसीक्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बना कि कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसमें स्टोर करता है? इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. और लास्ट हमारे पास एमसीक्यू फिर क्या बन गया? कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोर कर रहा होता है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में, किस वजह से? बिकॉज ऑफ द चार्ज स्टोरेज. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स. लेट्स अज्यूम ये हमारे पास जो है वो एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट, और इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, एक पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट कर दिया. अब स्टूडेंट्स होगा क्या? यहां पे हमारे पास जो है बैटरी में से अगर कन्वेंशनली बात की जाए, पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो बैटरी में से फ्लो करेंगे और यहां पे सर्किट में मूव करते करते कैपेसिटर की एक प्लेट पे आ जाएंगे. लेट्स अज्यूम पहला पॉजिटिव चार्ज इस वाली प्लेट पे बैटरी की वजह से जब पहुंचा, तो इस प्लेट पे पहुंचने के बाद जो है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान वाला जो गैप है, उस गैप को वो चार्ज जो है वो कवर नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो गैप जो है वो क्या है? एक इंसुलेटर है और इंसुलेटर में से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता. इसका मतलब है जब बैटरी के इस टर्मिनल से एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे जाएगा तो ये वाला चार्ज यहीं पे जो है वो स्टिक कर जाएगा. अब होगा क्या? सामने वाली प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमिना होगा और उस फिनोमिना की वजह से क्या होगा? इस पे चार्जेस जो हैं वो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि नेगेटिव चार्ज जो होगा वो इनर साइड पे आ जाएगा बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज की अट्रैक्शन, और पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो इस प्लेट की आउटर सरफेस पे चला जाएगा. तो होगा क्या फर्दर ऑन? ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो होगा, बैटरी इस वाले पॉजिटिव चार्ज को जो है
कैपेसिटर से छीन लेगी। एज अ रिजल्ट होगा क्या, यहाँ पे एक प्लेट के ऊपर बैटरी ने पॉजिटिव चार्ज जो था वो डिपॉजिट कर दिया था, एट द वेरी सेम टाइम सेकेंड वाली प्लेट से जो है वो पॉजिटिव चार्ज बैटरी ने वापस छीन लिया था। तो बैटरी के पोटेंशियल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बैटरी के अंदर चार्जेस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहां पे पड़ेगा, यहां पे दोनों प्लेट्स का अगर स्टेटस देखा जाए, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरी प्लेट पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो गया। यूं हम कहेंगे कि बैटरी ने क्या करना शुरू कर दिया है, इस कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर दिया है। और चार्जिंग मैकेनिज्म के दौरान में कौन सी वाला फिनोमेना यहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, जब एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था तो उसके बाद जो है सामने वाली प्लेट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का जो फिनोमेना था उसने रोल प्ले किया था और चार्जेस को वहां पे इंड्यूस किया था और फर्दर ऑन हमारा प्रोसेस ये कंटिन्यू हुआ था। तो स्टूडेंट्स यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा एमसीक्यू वाइज, चार्ज इज स्टोर्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। किस फिनोमेना की वजह से कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। फर्दर एक और पॉइंट याद रखिएगा, चार्ज फ्लोज एज लॉन्ग एज कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ना हो जाए। मतलब बैटरी का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे है, लेट्स अज्यूम इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। कैपेसिटर की प्लेट्स की अगर बात की जाए, दोनों प्लेट्स पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं था तो पोटेंशियल हो गया इनिशियली 0 वोल्ट। अब जैसे जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज डिपॉजिट होता जाएगा, पोटेंशियल की वैल्यू यहां पे इंक्रीज होती जाएगी, 1 वोल्ट होगी, 2 वोल्ट होगी एंड सो ऑन। जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस मींस 10 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, सर्किट में से कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। वजह क्या होगी, चार्ज फ्लो करने से मुराद क्या होता है, करंट फ्लो करना। और करंट कब फ्लो करता है सर्किट में, जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। एक कंडीशन सर्किट में क्लोज पाथ अवेलेबल हो और दूसरी कंडीशन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब पॉसिबल है कि सर्किट में से कॉन्टिन्यूअस करंट पास करे। अब यहां पे सिचुएशन क्या है, जब पोटेंशियल बैटरी का और इस कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल जो है दोनों बराबर हो जाएंगे 10 वोल्ट पे, तो उस केस में क्या होगा, सर्किट में कोई पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो चार्ज जो है वो फर्दर फ्लो नहीं कर पाएगा। हम बोलेंगे उस सिचुएशन में ये वाली बैटरी जो भी कनेक्टेड है, इसने कैपेसिटर को जितना भी चार्ज करना था वो बैटरी अपनी कैपेसिटी में कैपेसिटर को चार्ज कर चुकी है। तो यहां पे याद रखिएगा, चार्ज जो है वो फ्लो कब तक करता है, एज लॉन्ग एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट्स और बैटरी का पोटेंशियल जो है वो आपस में बराबर ना हो जाए। फर्दर पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स, कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर स्टोर होने वाला चार्ज, ये Q यहाँ पे क्या है, इट इज चार्ज ऑन ईदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर is directly proportional to potential difference built between the capacitor plates। यहां पे इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे, हमारे पास आएगा Q is equals to CV। इस रिलेशन में Q क्या है, चार्ज ऑन ईदर प्लेट। ये दोनों प्लेट्स का स्टूडेंट्स चार्ज नहीं है, ये यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। C यहां पे क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको क्या बोला जाता है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। और V क्या है, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। तो यहां पे याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो Q है ये चार्ज है ऑन ईदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अगर हम बात करेंगे नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स, तो नेट चार्ज हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, चाहे कैपेसिटर फुली चार्ज है चाहे कैपेसिटर अनचार्ज है, नेट चार्ज कैपेसिटर पे हमेशा क्या होगा, 0 होगा। उसकी वजह यह है कि जितना एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा अगर कैपेसिटर चार्ज है, उतना ही दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा। जब नेट चार्ज निकालेंगे दोनों को ऐड करेंगे तो नेट चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में 0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें Q वर्सेस V, तो Q वर्सेस V रिलेशन हमारे पास क्या है, डायरेक्ट है। तो ग्राफ क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो दोनों एक्सिस के दरमियान में इंक्लाइंड होगी। और दूसरा पॉइंट यहां पे याद रखिएगा, अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए C और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे Q प्लॉट कर लिया जाए या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में से कोई एक चीज प्लॉट की जाए, तो याद रखिएगा ग्राफ हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगा। ये ग्राफ हमें बताएगा कि कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी जब हम क्या करेंगे, जब हम Q की वैल्यू या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को चेंज करेंगे। एक्चुअली यहां पे इसको याद रखने का ये भी एक तरीका है कि C की वैल्यू क्यों सेम रहेगी, उसकी वजह यह है कि C इस फॉर्मूले के अंदर अपीयर हुआ है एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी।
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी उस फॉर्मूले के किसी पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता। या दूसरी तरह से इसको याद रखा जा सकता है, अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो चार्ज स्टोर की वैल्यू भी सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो जाएगी। जब यहां से C को सेपरेट करेंगे तो C किसके बराबर आएगा, Q ओवर V। Q भी अगर सेम प्रोपोर्शन में बढ़े, V भी सेम प्रोपोर्शन में बढ़े, दोनों की रेशो से आंसर सेम आएगा। सो इसका मतलब है कैपेसिटेंस पे डिपेंड नहीं करेगी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस या कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान बिल्ड होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस पे, और ना ही कैपेसिटेंस डिपेंड करेगी कितना चार्ज स्टोर हुआ है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो देख लेते हैं कैपेसिटर का AC और DC बिहेवियर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब DC कनेक्ट किया जाता है या बैटरी या सेल कह लें कनेक्ट किया जाता है अक्रॉस द कैपेसिटर, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट है जो हमने याद रखनी है MCQ पर्सपेक्टिव में। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, प्योर DC जो है उसके लिए अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी 0 होती है। टाइम पीरियड DC का क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। जब हम DC की बात करते हैं तो हमारी मुराद प्योर DC की होती है, और प्योर DC उस करंट को बोलते हैं, उस डायरेक्ट करंट को बोलते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उसकी डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो सर्किट के अंदर। बहरहाल याद रखिएगा DC की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, DC का टाइम पीरियड जो है वो इनफाइनाइट होता है। अगर फ्रीक्वेंसी DC की 0 है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये एक टर्म हम पढ़ते हैं, यहाँ पे इसका फॉर्मूला बेशक आप भूल भी जाएं लेकिन इसकी वैल्यू याद रखिएगा। कैपेसिटर जो है वो DC के लिए कितनी रिएक्टेंस ऑफर करता है, जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 पुट करेंगे 1/0 जो है वो बन जाएगा इन्फिनिटी। इसका मतलब है कैपेसिटर जो है वो कितनी रिएक्टेंस जो है वो DC को ऑफर करेगा, दैट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रिएक्टेंस इसको कह लें या आसान तरीन अल्फाज में इसको कह लें, ये कैपेसिटर की एक तरह से रेजिस्टेंस है। तो अगर कैपेसिटर जो है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा DC को, इसका मतलब है कॉन्टिन्यूअस DC जो है वो कैपेसिटर में से फ्लो नहीं कर सकता। या हम यहाँ पे एक और स्टेटमेंट दे सकते हैं, कैपेसिटर जो है वो DC के लिए किसके तौर पे बिहेव करता है, इट बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट उस सर्किट को बोला जाता है स्टूडेंट्स जो सर्किट क्या करे, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करे किसी करंट के रास्ते में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, पल्सेटिंग DC जो है वो फ्लो कर सकता है कॉन्टिन्यूअसली कैपेसिटर में से, और पल्सेटिंग DC जो है इस तरह की DC को बोला जाता है, ये DC हमने डिस्कस किया हुआ है चैप्टर नंबर हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला था उस चैप्टर में हम इसको डिस्कस करते हैं। जब हम फुल ब्रिज रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं उसकी आउटपुट में हमारे पास कौन सा करंट आता है, दैट इज पल्सेटिंग DC। तो याद रखिएगा पल्सेटिंग DC जो है वो कैपेसिटर में से कॉन्टिन्यूअसली फ्लो कर सकता है। इसकी फर्दर डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, ये MCQ पॉइंट्स हम याद रखेंगे। प्योर DC के लिए कैपेसिटर ओपन सर्किट बिहेव करता है या उसको कॉन्टिन्यूअसली फ्लो नहीं करने देता, और पल्सेटिंग DC को कैपेसिटर जो है वो फ्लो करने देता है। अगर AC बिहेवियर की बात की जाए, कैपेसिटर के क्रॉस स्टूडेंट्स जब कनेक्ट करेंगे AC सोर्स, तो AC सोर्स की चूंकि फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होती, टाइम पीरियड इन्फिनिट नहीं हो सकता। अगर टाइम पीरियड इन्फिनिट नहीं है तो इसका मतलब है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होगी वो भी इनफाइनाइट नहीं आएगी, सारी वैल्यूज डिनोमिनेटर में फाइनाइट है, और सो हमारे पास XC की वैल्यू जो है वो इन्फिनिट नहीं होगी, उसकी वैल्यू कोई डेफिनेट होगी। सो यहाँ पे हमारे पास कमेंट क्या आएगा, AC जो है वो फ्लो कर सकता है कॉन्टिन्यूअसली थ्रू कैपेसिटर। और कैसे फ्लो करता है ये भी पॉइंट्स यहाँ पे याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। जब AC अपना एक साइकिल पूरा करता है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा कैपेसिटर 2 दफा चार्ज होता है और 2 दफा डिस्चार्ज होता है। तो यूं भी MCQ में पूछा जा सकता है कि AC के एक साइकिल के अंदर कैपेसिटर कितनी दफा चार्ज होता है, कितनी दफा डिस्चार्ज होता है। 2 दफा कैपेसिटर चार्ज होता है, 2 दफा डिस्चार्ज होता है। इस क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में चार्जिंग होगी, देन डिस्चार्जिंग, फिर चार्जिंग और फिर डिस्चार्जिंग होगी। सेम पैटर्न पे स्टूडेंट्स अगर हम इस पल्सेटिंग DC में भी बात करें, पहले वाले क्वार्टर के अंदर चार्जिंग होती है, दूसरे क्वार्टर में डिस्चार्जिंग, और ये पैटर्न जो है वो अल्टरनेटिवली रिपीट करता है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स हो गया DC बिहेवियर और AC बिहेवियर ऑफ द कैपेसिटर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। इसमें हम डिटेल्स डिस्कस करते हैं कैपेसिटेंस है क्या और ये डिपेंड किस चीज पे करेगी और किस चीज पे डिपेंड नहीं करेगी। तो आइए देखते हैं कैपेसिटेंस स्टूडेंट्स क्या है। इट इज एबिलिटी या कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज, कि कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ये उस एबिलिटी का नाम है। तो कैपेसिटर की इस एबिलिटी को कैपेसिटेंस बोला जाता है। अगर मैथमेटिकली लिखा जाए, C के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बराबर होगी Q ओवर V,
और यहां से अगर इसके यूनिट्स को डिड्यूस किया जाए, चार्ज के यूनिट हमारे पास कूलम है, पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट्स क्या है, वोल्ट्स हैं। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे कैपेसिटर की प्लेट्स पे 1 कूलम चार्ज जो है वो डिपॉजिट हो, तो हम कहेंगे कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 फैरेड। तो ये हमारे पास कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के स्टैंडर्ड यूनिट्स भी आ गए, ऐसे यूनिट्स आ गए फैरेड के। और फैरेड किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, इट इज इक्वल्स टू कूलम पर वोल्ट। और 1 फैरेड की डेफिनेशन क्या है, 1 कूलम चार्ज स्टोर जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कितना किया जाएगा, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा। यहां पे स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखिएगा, फैरेड जो कैपेसिटेंस का यूनिट है ये काफी बड़ा यूनिट है। अगर हम स्मॉलर यूनिट्स की बात करें तो अमूमन माइक्रो फैरेड या पिको फैरेड के यूनिट्स को यूज किया जाता है। अब माइक्रो फैरेड में क्या किसके बराबर होगा, माइक्रो फैरेड बराबर होता है 10⁻⁻⁶ फैरेड के, ये भी याद रखिएगा। पिको फैरेड किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻12 फैरेड के। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। फर्दर यहां से एमसीक्यू पूछा जा सकता है इस तरह से कि माइक्रो फैरेड ओवर पिको फैरेड की रेशियो किसके बराबर है। तो यहां पे आपने सिंपली कैसे सॉल्व किया करना है, माइक्रो की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास होती है 10⁻⁻⁶, पिको की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻12। दोनों की रेशियो लेंगे, ऊपर जाके 10⁻⁻12 प्लस बन जाएगा, -6 + 12 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10⁻6। और फैरेड डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी रेशियो हमारे पास आएगी 10⁻6। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, साथ में यूनिट्स मौजूद नहीं है। तो इस तरह से आपको एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, माइक्रो फैरेड और पिको फैरेड की रेशियो, या इससे रेसिप्रोकल अगर पिको फैरेड टू माइक्रो फैरेड की रेशियो पूछेगा तो आंसर में 10⁻+6 की बजाय स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा 10⁻⁻6। इसी तरह कोई और प्रीफिक्स जो है वो कैपेसिटेंस के यूनिट के साथ अटैच करके उसकी भी वैल्यू पूछी जा सकती है। और सिमिलरली कोई 2 प्रीफिक्सेस और उनके साथ कैपेसिटेंस के यूनिट्स को लगा के रेशियो पूछी जा सकती है। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए कैपेसिटेंस डिपेंड किस चीज पे करती है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस डिपेंड करती है ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स पे, कि कैपेसिटर की प्लेट्स की शेप क्या है। सेकंड थिंग जिस पे कैपेसिटेंस डिपेंड करती है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। थर्ड थिंग जिस पे कैपेसिटेंस डिपेंड करती है दैट इज एरिया ऑफ द प्लेट्स। और लास्ट थिंग जिस पे कैपेसिटेंस डिपेंड करेगी दैट इज डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। ये चारों चीजें जो हैं वो याद रखेंगे और इनके करस्पॉन्डिंग जो है वो कैपेसिटेंस जो है उसकी क्या डिपेंडेंस होगी ये फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स की जहां तक बात है तो ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स के हवाले से हमारे कोर्स के अंदर जो डिस्कस की गई है ज्योमेट्री दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम सिर्फ जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ही ऑनवर्ड फोकस करेंगे। बहरहाल ये चीज याद रखिएगा कि हमारे पास अगर शेप जो है वो प्लेट्स की चेंज कर दी जाए तो कैपेसिटेंस जो है उसका फॉर्मूला भी डिफरेंट हो जाएगा और कैपेसिटेंस की वैल्यू भी पहले से मुख्तलिफ आएगी। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू वाइज याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस जो है इट डज नॉट डिपेंड, ये इंपॉर्टेंट वर्डिंग डज नॉट लिखा हुआ है, ये डिपेंडेंस पैरामीटर्स नहीं है। कैपेसिटेंस किस चीज पे डिपेंड नहीं करती, इसमें याद रखिएगा कैपेसिटेंस थिकनेस ऑफ द प्लेट्स पे भी डिपेंड नहीं करती और कैपेसिटेंस जो है वो मेटल ऑफ द प्लेट्स पे भी डिपेंड नहीं कर रही होती। जो मर्जी मेटल ऑफ द प्लेट्स हो, अगर 2 प्लेट्स जो हैं उनका साइज सेम है, उनकी डायमेंशंस बाकी सारी सेम है, तो जितने जो हैं वो चावल एक प्लेट में आ सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग के दूसरे वाली प्लेट किस चीज की बनी हुई है, उतने ही चावल जो हैं वो दूसरे वाली प्लेट के अंदर भी आएंगे। इसका मतलब है चावलों को आप एज्यूम कर लें ये किसके तौर पे यहाँ पे ट्रीट हो रहे हैं, एज चार्ज। तो इसका मतलब है सेम हमारे पास कैपेसिटर में भी ट्रू होगा। अगर 2 डिफरेंट मेटल्स हम यूज कर लें लेकिन डायमेंशंस जो हैं वो प्लेट्स की सेम हो तो चार्ज जो स्टोर होगा उसकी वैल्यू दोनों केसेस में सेम आएगी। तो ये वाले पैरामीटर्स दोनों याद रखिएगा, इन पे कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड नहीं कर रही होती। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास जो कैपेसिटेंस होगी वो इन केस ऑफ वैक्यूम, अगर प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम हो तो उस केस में कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होगा, तो देख लेते हैं इसको। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर प्लेट्स के दरमियान जो है वो वैक्यूम हो और हम यहाँ पे डिस्कशन जो भी यहाँ पे ऑनवर्ड करेंगे ये हम डिस्कशन स्टूडेंट्स कर रहे हैं
फॉर आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर, मतलब एक कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज कर लिया और बैटरी से उसको डिस्कनेक्ट कर लिया। जहां तक ताल्लुक है कि बैटरी के साथ अगर कनेक्टेड हो चीज तो उस केस में क्या क्या पॉसिबल चेंजेस होंगी उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। फॉर द टाइमिंग जो डिस्कशन है ये नोट भी कर लीजिएगा, ये डिस्कशन किसके लिए है, फॉर आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर। उसके लिए पहले वैक्यूम वाला केस डिस्कस करेंगे, देन डिस्कस करेंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करने पे क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो पहले वैक्यूम केस, वैक्यूम के केस में चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज इक्वल्स टू अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा को यहाँ पे लिखा जा सकता है, ये क्या है, चार्ज ओवर एरिया। तो ये एक आप फॉर्मूला याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में होगा। यहां से एमसीक्यू वाइज पोटेंशियल डिफरेंस देके डिस्टेंस देके इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू पूछी जा सकती है। नेक्स्ट यूनिट्स याद रखिएगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ये वाला फॉर्मूला जो है वो बता रहा है कि कैपेसिटेंस जो है वो एरिया ऑफ द प्लेट्स पे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एरिया ऑफ द प्लेट्स को इंक्रीज करेंगे, जितने प्रोपोर्शन से एरिया बढ़ाएंगे, कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो उतने ही प्रोपोर्शन से इंक्रीज हो जाएगी। अगेन ये वही एनालॉजी है कि हमारे पास अगर प्लेट्स जो हैं वो दो हों और एक प्लेट जो है वो छोटे एरिया वाली हो, दूसरी प्लेट जो है वो बड़े एरिया वाली हो, तो डेफिनेटली बड़े एरिया वाली प्लेट के अंदर जो है वो ज्यादा चावल आएंगे, ज्यादा बिरयानी आएगी, और छोटे वाली जो प्लेट होगी उसका चूंकि एरिया स्मॉलर है उसके अंदर कम चावल कम बिरयानी आ सकती है। सेम इज द केस विद द कैपेसिटर, जितना कैपेसिटर की प्लेट का एरिया ज्यादा होगा उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो है उसके अंदर जो चार्ज स्टोर हो सकता होगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो याद रखिएगा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जितना ज्यादा करेंगे कैपेसिटेंस जो होगी, कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी जो होगी वो उतनी क्या होती जाएगी, स्मॉलर होती जाएगी। इसकी फिजिकल रीजन की अगर बात की जाए तो जैसे जैसे डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है वो ज्यादा करते जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वाला फिनोमेना जो है उसके लिए कंडीशंस जो हैं वो लेस सूटेबल होती जाएंगी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के लिए कंडीशंस लेस सूटेबल होंगी, हमारे पास जो होगी सिचुएशन, कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो वैसे वैसे कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये भी याद रखिएगा, अगर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डबल किया जाएगा कैपेसिटेंस हाफ होगी, एरिया डबल करेंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है उसी प्रोपोर्शन में चेंज होगी, मींस डबल हो जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर हम प्लेस कर दें डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर, अगर स्टूडेंट्स जो है वो डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया जाए बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर, तो इस केस में क्या क्या चीज चेंज होगी, मॉडिफाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यहां पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये एनर्जी नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मॉडिफाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा वैक्यूम वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या होगा, इट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और किस चीज का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो भी इंसुलेटर मीडियम जो है बिटवीन द प्लेट्स उसको इंसर्ट किया है। इसी तरह अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स की बात की जाए स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इट विल बी इक्वल्स टू V ओवर एप्सिलॉन आर। अब यहाँ पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू चूंकि 1 से ग्रेटर होती है तो इसका मतलब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसकी वैल्यू पहले की निस्बत स्मॉल हो जाएगी। इसी तरह से एप्सिलॉन आर चूंकि यहाँ पे भी 1 से ग्रेटर है, जब V की वैल्यू कोई भी यहाँ पे वैल्यू इसकी प्लग इन करेंगे, लेट्स से V 10 वोल्ट था इनिशियली वैक्यूम के केस में, एप्सिलॉन आर की वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं 2 है। तो यहाँ पे जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे मीडियम के केस में कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 वोल्ट आएगी। कहने का मतलब ये है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लें चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लें, जब मीडियम प्लेस करेंगे तो उसके एप्सिलॉन आर फैक्टर से पोटेंशियल डिफरेंस, एप्सिलॉन आर फैक्टर से ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ पहले से वीक हो जाएगी। इसकी फिजिकल रीजन जो है वो अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में। बहरहाल ये फॉर्मूला ही आप याद करेंगे, एमसीक्यू वाइज यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज देके आपको पूछा जा सकता है व्हाट विल बी द मॉडिफाइड पोटेंशियल डिफरेंस आफ्टर इंसर्टिंग द मीडियम, और व्हाट विल बी द मॉडिफाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनता है मीडियम के केस में, सी प्राइम इसको लिख लेते हैं, ये बन जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी ये क्या चीज है, इट इज द कैपेसिटेंस इन केस ऑफ वैक्यूम। तो यहां पे क्या आएगा, सी प्राइम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाइड बाय सी,
ये C क्या है, वैक्यूम के केस में कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। यहां पे फर्दर मोर याद रखिएगा जो एप्सिलॉन आर है मीडियम का, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होती है। ये चीज हम कूलॉम्स लॉ में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी वैल्यू जब 1 से ग्रेटर होगी तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस मीडियम के केस में आएगी, मीडियम के केस में जो कैपेसिटेंस होगी इट विल बी ग्रेटर देन द कैपेसिटेंस एज कंपेयर टू द वैक्यूम। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स यहां पे बात कर लेते हैं, वैक्यूम के केस में कैपेसिटेंस 10 थी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 थी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो हमारे पास ये जो कैपेसिटेंस मीडियम के केस में आएगी इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 20, और 20 डेफिनेटली ग्रेटर वैल्यू है एज कंपेयर टू 10 जो कि क्या थी, कैपेसिटेंस इन केस ऑफ द वैक्यूम। तो यहां पे याद रखिएगा मीडियम प्लेस करने पे कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है एप्सिलॉन आर फैक्टर से, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कम हो जाते हैं। फर्दर याद रखिएगा अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन किया जाए तो इट इज रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन केस ऑफ मीडियम, सी प्राइम वाली टर्म जो है वो मीडियम के केस में है, डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन केस ऑफ वैक्यूम। और फर्दर मोर याद रखिएगा स्टूडेंट्स हमारे पास जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है फॉर एयर, अगर एयर की बात की जाए तो एयर का एप्सिलॉन आर जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तकरीबन क्या होता है, 1 के बराबर, एक्जैक्टली स्पीकिंग 1.0006 होता है, और हमारे पास अगर इसको लूजली देखा जाए ये 1 के अप्रोक्सीमेटली बराबर है। इसका मतलब है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अगर वैक्यूम हो या एयर भी इवन हो तो दोनों के केसेस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यही रहेगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू भी यही रहेगी। फर्दर मोर स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमारे पास अगर एयर के अलावा कोई भी मीडियम हो तो उसके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगी, और उसके लिए जो है फॉर श्योर क्या होगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी मीडियम के केस में एज कंपेयर टू द कैपेसिटेंस इन केस ऑफ वैक्यूम। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि कैपेसिटेंस की वैल्यू जो इंक्रीज हुई थी उसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स, फिजिकली क्या उसकी रीजन है कि कैपेसिटेंस जो है वो डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने पे क्यों बढ़ जाती है। तो उसमें याद रखिएगा कैपेसिटेंस जो है इंक्रीजेस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। ये स्ट्रेट अवे एमसीक्यू में आता है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो क्यों इंक्रीज करती है डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से। तो याद रखिएगा इसका 1 सेंटेंस आंसर क्या है, कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है, ये स्टूडेंट्स अज्यूम कर लें हमारे पास क्या है, एक चार्ज कैपेसिटर है, ये रेड वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम था। ये ब्लैक बॉक्स यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को। तो अगर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट नहीं था तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स था ई वेक्टर। अब जब ये डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक जो है वो ये बाय नेचर अगर इसकी बात की जाए ये है तो इंसुलेटर, इसमें से चार्जेस पास तो नहीं कर सकते, लेकिन होगा क्या, इसके अंदर चार्जेस जो होंगे वो चार्जेस एटम्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस तरह से कि पॉजिटिव प्लेट जो है उसकी अट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव वाला चार्ज जो होगा किसी एटम मॉलिक्यूल में वो सारे का सारा जो है उसी एटम के अंदर रहते हुए कंसंट्रेट हो जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, और दूसरा जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसी एटम का वो कंसंट्रेट हो जाएगा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। यूं क्या होगा, ये वाला चार्ज इसके पास तो नहीं जा सकेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज भी इस प्लेट पे तो नहीं जा सकेगा, लेकिन होगा क्या, एटम जो है वो बिहेव करना शुरू कर देगा एक डाइपोल के तौर पे। मतलब एटम जो है उसके अंदर जो है वो क्या हो गई है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो गई है, उसके अंदर चार्जेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। तो अब होगा क्या, अगर इस हम बात करें डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड की तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एग्जिस्ट करती हैं चार्जेस में। अगर इस फील्ड की बात की जाए और प्लेट्स का जो एक्चुअल फील्ड था इन केस ऑफ वैक्यूम, दोनों फील्ड स्टूडेंट्स क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों फील्ड्स एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, नलीफाई करेंगे, कैंसिल करेंगे। एज अ रिजल्ट होगा क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा जो कि बराबर है वैक्यूम वाला इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डाइपोल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है, कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल डाइपोल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 और हम बात कर लेते हैं वैक्यूम के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसकी वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं 10। तो जब नेट फील्ड निकालेंगे तो 10 माइनस 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नेट फील्ड का 8 आएगा। और 8 जो वैल्यू आई है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वो पहले वाले फील्ड जो कि 10 था उसकी निस्बत क्या हो गई है, कम हो गई है।
इसका मतलब है डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हुई, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन से क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से वीक हो गया। जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा प्लेट्स के दरमियान ये चूंकि बराबर होता है E मल्टीप्लाइड बाय डी। हम ऑलरेडी फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स के E किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल्स टू V ओवर D। तो अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग E जो V ओवर D के बराबर था, V को सेपरेट करें तो V किसके बराबर आएगा, E मल्टीप्लाइड बाय D। अब मीडियम के केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि वीक हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू इन केस ऑफ मीडियम क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस के डिक्रीज करने से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जबकि चार्ज स्टोर्ड की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। बड़ी लॉजिकल सी बात है स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे हम देखें तो हम डिस्कशन कर